ये हम खुद ही हम में से कोई एक पढ़ रहा था। हाँ जी, तो और आप फिर पढ़ना शुरू करें, फिर उस पर चर्चा भी कर लेंगे। हाँ जी, कोई पढ़ना चाहे पेज नंबर 5 लास्ट पैराग्राफ से, तो प्लीज स्वेच्छा से आ सकते हैं साथ। मैं पढ़ता हूँ। हाँ जी। एक परमाणु से लेकर इतनी बड़ी धरती तक क्या क्या प्रक्रिया से गुजरी, उसको हम कर्मव्रत देखा है, विधिवत देखा है। आपको उसको आपको बोध करा देते हैं। ये स्थिति मुझ में स्थापित हुई है। ऐसे इसी के साथ परमाणुओं के कतार में एक जीवन परमाणु को देखा। वो जीवन परमाणु मुझ में, आप में, आज पैदा हुए आदमी में, शरीर छोड़ा हुआ स्थिति में, ये सब समान रहते हैं। ये बोध हुआ शरीर छोड़कर भी जीवन रहता और शरीर के साथ भी रहता है। शरीर के साथ क्यों रहता है, उसमें पूछा जाए तो आगे प्रसंगवश मैं बताऊंगा। इस जगह में हम देखा कि शरीर के माध्यम से जीवन स्वयं को मानव परंपरा में प्रमाणित करना चाहता है। इतना ही सूत्र है इसका। यह जीवन क्या प्रमाणित करना चाहता है? इसका उत्तर ये मिला, जीवन पहले जीना चाहता है, उसके बाद तो जीने के साथ साथ सुखी होना चाहता है, सुखी होने के साथ साथ प्रमाणित होना चाहता है। ये 3 स्थितियां हैं। इनमें से जो पहले स्थिति है, जीना चाहते हैं, क्या हुआ विशाल भाई? जीव कोटि में ही है। हाँ हाँ संजीव जी, आवाज नहीं आ रही है? हाँ, पहले वो एक हाँ सेंटेंस मिस हुआ था, हेलो। अब कंटिन्यू करें, अब आ रही है। भैया, आपका वो ये फर्स्ट लाइन से आवाज चली गई थी, दोबारा से एक बार। अच्छा, सॉरी repeat सॉरी। ये ये हाँ, यहाँ से। हाँ बिल्कुल सॉरी, वो नेट थोड़ा सा डाउन हो गया होगा। ये 3 स्थितियां हैं। इसमें से जो पहली स्थिति है, जीना चाहते हैं, वह जीव कोटि में ही पूरा हो जाता है। जैसे ही वो सुखी होना चाहते हैं और प्रमाणित होना चाहते हैं, यह मानव कोटि में ही पूरा हो सकता है और कहीं पूरा होता नहीं। इनको मैंने भली प्रकार से देखा है। ये बहुत संतुष्टि की जगह मुझे मिली। उसके बाद उसी के चलते सुखी होने के लिए जो सूत्र रहा, समाधान सहित व्यवस्था में जीना, ये भी देख लिया। जितना भी जड़ संसार है, जिसको हम पदार्थावस्था, प्राणावस्था कहते हैं, वह ठोस, तरल और विरल रूप में है। और जितनी भी प्राण कोशिकाओं से बनी हुई रचनाएं हैं, उनके मूल में बहुत सारे रस रसायनों का संयोग होना अनुभव हुआ है। मानव जाति को और भी जो करना है करते रहेंगे। ऐसे में इनसे रचित सभी वस्तुओं का जो संयोग है, संयोग से ही कुल मिलाकर के शरीर रचना की बात देखी है। भौतिक रासायनिक वस्तुओं से ही जीवन जंतु और मानव शरीर भी बनता है। तो इन जीव जंतु और मानव शरीरों में जो अंतर मैंने देखा कि मानव शरीर रचना में ही मेधस तंत्र पूर्ण समृद्ध हो पाता है। समृद्ध होने का मतलब यह है कि जीवन बहुमुखी विधि से अपने को प्रमाणित करने के योग्य मेधस तंत्र बना रहा है। इसको मैंने सटीक देखा है। विशाल भाई रुक जाते हैं यहाँ पे, एक पेज हो गया, इस पे थोड़ी हाँ बात कर ले, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल। ये मेधस तंत्र क्या होता है, इसके बारे में अगर थोड़ा सा। हाँ, मेधस्तंत्र भैया ब्रेन को कह रहे हैं, अच्छा, ओके। मस्तिष्क कहते हैं ना हिंदी में, तो बाबा जी ने पूरे मध्यस्थ दर्शन में उसके लिए मेधस्तंत्र जो है वो शब्द यूज किया है।
ठीक है, ठीक है। मेधस या मेधस तंत्र, मतलब मेधस ब्रेन को कह रहे हैं या हाँ मस्तिष्क को, और मेधस तंत्र बोल रहे हो तो पूरे नर्वस सिस्टम को जो है फिर आप मेधस तंत्र कह सकते हैं। ओके, ओके संजीव जी। ठीक है, तो ये इतनी बात तो हो गई होगी कि ये वाला जो पूरा पुस्तक है ये आदरणीय नागराज जी ने 3 दिन का वर्कशॉप लिया था 1996-97 के आसपास। तो जो बाबा जी ने बात रखी उसको फिर ऐसा साथियों ने सोचा कि पुस्तक के फॉर्म में ले आते हैं। मैं पर्सनली इस पुस्तक को मल्टीपल टाइम्स पढ़ चुका हूँ, मेरे ख्याल से कम 10-15 बार तो पढ़ ही चुका होऊंगा। और आप में से कुछ साथियों को मैं ऐसा देख पा रहा हूँ कि उन्होंने पहले भी इसको पढ़ा है, और कुछ साथी जो है वो बिल्कुल नए भी होंगे। तो आई जस्ट वांट टू एश्योर एवरीवन कि इसको जब बार बार भी पढ़ते हैं, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, तो हर बार ना इसकी क्लेरिटी बढ़ती जाती है। तो जितना चौथी बार पढ़ने वाले साथी को समझने में सहायता होगी इसको, उतना ही पहली बार पढ़ने वाले को भी होगी। तो क्योंकि जैसे जैसे हमारी इसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, नेक्स्ट राउंड में हमको वो वाली चीजों की तरफ भी ध्यान जाता है जो पहली रीडिंग में नहीं गया था, और फर्दर ऑन ये प्रोसेस चलता रहता है। तो विल जस्ट कंटिन्यू। इतना मैं मान के चल रहा हूँ कि सबने परिचय शिविर जरूर कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि एक परमाणु से इतनी बड़ी धरती तक क्या क्या प्रक्रिया हुई है। बाबा जी अपना एक तरह से इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं कि एटम्स तो एग्जिस्टेंस में है ही, तो एक एटम से शुरू करके ये धरती बनने तक का प्रोसेस कैसा रहा होगा, ये वाला प्लेनेट बना और फिर बाकी भी सारे प्लेनेट्स बने। तो वो सारी सारी जर्नी जो है उसके बारे में हम सबके मन में कई कई तरह के प्रश्न हो सकते हैं। कई जगह पे हमारी क्लैरिटी होगी, कई जगह पे हमारा कुछ डाउट्स भी हो सकते हैं। तो बाबा जी कह रहे हैं कि इसको मैंने अच्छे से समझा है, विधिवत देखा है, और मैं आपको भी बोध करा देता हूँ, बोध करा सकता हूँ, आपको भी समझा सकता हूँ। खुद समझा हूँ, आपको समझा सकता हूँ। ये बाबा जी का जो है ना पूरा का पूरा मध्यस्थ दर्शन में इनका एक रिपीटेडली ऐसा एश्योरेंस जो है वो आता है कि मैं समझा हूँ, जो समझना चाहे उसको समझा सकता हूँ। तो ये स्थिति मुझ में स्थापित हुई है ना। इससे पहले बाबा जी ने पिछले पैराग्राफ में जो है वो कुछ समाधि संयम की बात की कि बाबा जी ने 1950 से लेकर 1970 तक जो है 20 साल तक, 20-22 साल तक वो ये अलग अलग तरीके से जो ये सारी जो परंपरा में डिजाइन्स बताए गए थे है ना, वो किए। तो उसमें उस सारे के रिजल्ट में बाबा जी कह रहे हैं कि मुझ में ये स्थिति स्थापित हुई और मैं इसको क्लियरली देख पाया कि एक परमाणु से एक पूरी धरती तक कैसे बनी, और मैंने जैसे समझा उसको समझा सकता हूँ। आई रीच दिस स्टेट। इसी के साथ परमाणुओं की कतार में एक जीवन परमाणु को देखा। ये भी एक ना पूरा मध्यस्थ दर्शन का की एलिमेंट है कि जैसे हम केमिस्ट्री में हमने स्कूल में पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, तो उसमें कुछ 115 या 118 जो है ना वो एलिमेंट्स उसमें बताए गए हैं। और वो ऐसा भी साइंटिस्ट कह रहे हैं कि अभी भी उसकी ढूंढने की प्रोसेस जो है वो चल रही है। तो हर कुछ साल में एक आध नया एलिमेंट भी ढूंढा जाता है, कभी कभी ऐसा भी सुनने में आता है। तो बाबा जी ने एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के साथ में ऐसा बताया कि एग्जिस्टेंस में 120 एलिमेंट्स है। तो नंबर 1 पे हाइड्रोजन है, और 118, 115, 120 जितना भी एंड जानते हैं वहां पे भी कोई एलिमेंट होगा। तो बाबा जी कह रहे हैं कि सारे के सारे एलिमेंट जो है ना, जब मेरे को एग्जिस्टेंस समझ में आया तो वो एक रो में खड़े हैं, एक कतार में खड़े हैं, जैसे बच्चे एक लाइन में खड़े रहते हैं। और उसी में मेरे को एक जीवन परमाणु भी दिखा। तो जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, गोल्ड, एल्यूमिनियम, ये सारे एलिमेंट्स हैं। इन सब एलिमेंट्स की जो एक कतार है 101 से लेके 120 तक, उसमें बिल्कुल सेंटर में एक जीवन परमाणु है। ऐसा बाबा जी प्रपोजल दे रहे हैं। तो जीवन, जब हम बार बार कहते हैं मानव शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है, तो ये जीवन जो है ये जीवन को एक जीवन परमाणु के रूप में जो है यहाँ पर प्रस्तावित किया है मध्यस्थ दर्शन। तो ये जो है ये इसको धीरे धीरे करके अपने में आप सभी सोचेंगे, इसकी क्लैरिटी बनेगी। तो मुझे लगता है कि दिस इज वेरी पावरफुल थिंग। मतलब हम लोगों की भी जैसे जैसे अपनी एक क्लैरिटी बनी, अपने को समझने में और अपने आसपास वालों को भी समझने में काफी आसानी हुई। तो जीवन परमाणु जो है ये मुझ में, आप में, आज पैदा हुए आदमी में, शरीर छोड़ा स्थिति में ये सब समान रहे। ठीक है।
हर मानव में शरीर तो है ही, है ना, साथ में जीवन भी है। तो शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है। तो मानव रूप में है मतलब ये जीवित है, तो शरीर और जीवन दोनों है। और साथ में ये कह रहे हैं कि जिसने शरीर छोड़ भी दिया, ये जीवन फिर भी एग्जिस्टेंस में है ही। जीवन परमाणु नष्ट नहीं हो जाता है ना, इसकी क्लैरिटी धीरे धीरे बनेगी। परमाणु कोई भी नष्ट नहीं होता है। तो जैसे अगर मेरे शरीर में ऑक्सीजन है और कल को जब मेरी मृत्यु हो, किसी भी मानव की मृत्यु हो, तो शरीर नष्ट होता है, तो मतलब शरीर डीकम्पोज होता है। शरीर के जितने भी एलिमेंट्स थे, एटम्स थे, वो नष्ट नहीं होते, वो बस अलग अलग हो जाते हैं। तो मेरे शरीर में आज ऑक्सीजन है, मरने के बाद में ये ऑक्सीजन धरती के वातावरण में तो रहेगी ही। मेरे शरीर में पानी है, मरने के बाद में ये पानी जो है 50 किलो पानी हो सकता है मेरे शरीर में, कहते हैं 70% पानी है। तो ये 50 किलो पानी नष्ट नहीं हो जाएगा, ये 50 किलो पानी इस धरती के वातावरण में रहेगा ही। सिर्फ होता क्या, शरीर डिकम्पोज। तो बिल्कुल ऐसे ही जो जीवन परमाणु भी है, ये जीवन परमाणु शरीर को छोड़ देता है, फिर भी रहता ही है, नष्ट नहीं होता। इस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं। तो जीवन परमाणु शरीर के साथ भी है। सारे परमाणु मिलकर के शरीर बनते हैं, और फिर जीवन परमाणु आता है तो ह्यूमन बीइंग बनता है। वो जीवित अवस्था में आता है, फिर मृतक अवस्था में जीवन परमाणु भी अलग हो जाता है, और बाकी सारे परमाणु जो है वो भी अलग अलग हो जाते हैं। इसी को शरीर की विरचना बोला, डिकम्पोजिशन ऑफ शरीर। ये बोध हुआ, ये बोध हुआ मतलब मुझे ये बोध हुआ, बाबा जी कह रहे हैं कि शरीर छोड़कर भी जीवन रहता है और शरीर के साथ भी रहता है। ये हमने अभी बात करी ली। शरीर के साथ क्यों रहता है, उसमें पूछा जाए तो आगे प्रसंगवश में बताऊंगा, आगे रेफरेंस आएगा तब डिस्कस करेंगे। इस जगह में मैंने देखा कि शरीर के माध्यम से जीवन स्वयं को मानव परंपरा में प्रमाणित करना चाहता है। तो जब इस स्थिति में पहुंचे कि मैं पूरा समझ गया हूं, तो समझ में ये आया कि शरीर के माध्यम से, अब एकदम से क्या कह दिया कि शरीर मेरा माध्यम है, एक्चुअल में मैं क्या हूं, मैं जीवन ही। तो जीवन अपने आप को मानव परंपरा में प्रमाणित करना चाहता है। इतना ही सूत्र है इसका, है ना, इतनी ही इसकी समरी है। और ये प्रमाणित क्या करना चाहता है, इसका उत्तर मिला 3 पॉइंट्स में। जीवन पहले जीना चाहता है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। जीवन जीना चाहता है मतलब जिंदा रहना चाहता है, जीवित रहना चाहता है। उसके बाद वो जीने के साथ साथ सुखी होना चाहता है। तो जैसे परिचय शिविर में बात हो भी जाती है, पशुओं में जिंदा रहना आवश्यक भी है और पर्याप्त भी, लेकिन मानव में जिंदा रहना आवश्यक तो है, पर्याप्त नहीं है। इट इज नेसेसरी टू बी अलाइव बट नॉट सफिशिएंट। मतलब हम जिंदा रहने से आगे की स्थिति में पहुंचना चाहते हैं। वो क्या आगे की स्थिति, सुखी रहना चाहते हैं। और फिर तीसरा पॉइंट क्या हुआ, सुखी होने के साथ साथ प्रमाणित होना चाहिए। तो प्रमाणित होना मतलब मैं सुखी रह पाया, इसका एविडेंस हो, ये अपने आसपास वालों को भी पता चलता है। वो फिर जिसे कहते हैं कि और मैं सुखी कैसे रह पाया, इसको हम अगली पीढ़ी को दे पाए, अगली जनरेशन को हैंड ओवर कर पाए, पास ऑन कर पाए। तो प्रमाणित होने का मतलब है परंपरा में आ जाना। कोई चीज एक पीढ़ी को आ गई, एक व्यक्ति को आ गई, वो अगली जनरेशन को पास ऑन कर पाए। कुछ समझ में आया, उसको अगली जनरेशन को समझा पाए, और इस तरह से धीरे धीरे जितने लोगों को उसको समझने की आवश्यकता है वो सब समझ पाए, इसको प्रमाणित। तो ये पहला पैराग्राफ हुआ। ये 3 स्थितियां हैं, इनमें से जो पहली स्थिति है जीना चाहते हैं, वो जीव कोटि में पूरा हो जाता है, हमने बात कर ली। जैसे ही वो सुखी होना चाहते हैं और प्रमाणित होना चाहते हैं, ये मानव कोटि में पूरा होता है और कहीं पूरा नहीं होता। जीवावस्था में सिर्फ जिंदा रहने तक बनता है, सुखी होना और प्रमाणित होना नहीं बनता। इसको मैंने भली प्रकार से देखा, मतलब अच्छी तरह से समझा है। ये बहुत संतुष्टि की जगह है मुझे। इसके बाद उसी के चलते सुखी होने के लिए जो सूत्र रहा है ना, उसका समरी क्या निकला, समाधान सहित व्यवस्था में जीना, ये भी देख लिया। तो मैं समाधान सहित होता हूँ, इसको नॉर्मल भाषा में कहें तो समझदार होता हूँ, और उस समझदारी के साथ में व्यवस्था में जीता हूँ, ये भी देख लिया। यही सुखी होने का सूत्र भी है। समाधान ही सुख है, ऐसा सोम भैया ने परिचय शिविर में बार बार कहा। जितना भी जड़ संसार है, जिसको हम पदार्थ अवस्था प्राण अवस्था कहते हैं, वह ठोस तरल और विरल रूप में है, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस के रूप में है।
ये सारा पदार्थावस्था और प्राणावस्था को कह रहे हैं। और जितनी भी प्राण कोशिकाओं से बनी हुई रचना है उनके मूल में बहुत सारे रस रसायनों का संयोग होना अनुभव हुआ। तो ये प्राण कोशिकाएं मतलब सेलुलर जितनी भी सेल्स से बनी हुई चीजें हैं कोशिकाओं से, वो सारी मूल में केमिकल्स एंड रस रसायन मतलब ये जितने भी केमिकल फ्लूइड्स हैं, है ना, उन उन सब के ही संयोग से, उन सब के ही मिलने जुलने से ये सारी की सारी जितनी भी डाइवर्सिटी हमको सेलुलर स्ट्रक्चर से मिलती है, प्लांट्स में मिलती है, वो सारी इसी के कारण है। मानव जाति को और भी जो करना है वो करता ही रहेगा। इनसे रचित सभी वस्तुओं का संयोग से कुल मिलाकर के शरीर रचना की बात है। तो जो ये प्लांट्स तक जो सेलुलर स्ट्रक्चर्स के में हमने डाइवर्सिटी देखी, इसी का ही फर्दर इवोल्यूशन के क्रम में जैसे एनिमल्स की बॉडीज हैं वो भी सेल्स से ही बनी है, एंड देन एट द फोर्थ स्टेज जो ह्यूमंस की बॉडी है वो भी सेल्स से ही, मॉलिक्यूल सेल्स से ही मतलब प्राण कोशिकाओं से बनी है। तो ऐसा जो है बिल्कुल यहाँ पर क्लियरली कम्युनिकेट कर रहे हैं। सभी वस्तुओं का संयोग से हमने शरीर रचना की बात देखी। भौतिक रासायनिक वस्तुओं से ही जीव जंतु और मानव शरीर ही बनता है। तो सेल्स के भी मूल में भौतिक रासायनिक वस्तु ही है, उन्हीं से जीव जंतु एनिमल्स का शरीर और मानव का शरीर भी बनता है। इन जीव जंतु और मानव शरीरों में जो अंतर मैंने देखा, मानव शरीर रचना में ही मेधस तंत्र पूर्ण समृद्ध हो पाता है। तो इससे पहले एनिमल्स तक, बर्ड्स तक जो है हमारे जो ब्रेन है वो ब्रेन डेवलप होना शुरू हो जाता है, लेकिन जो फुल्ली डेवलप्ड ब्रेन है वो इस धरती पर सिर्फ ह्यूमन बीइंग का है, ऐसा यहाँ पर प्रस्ताव है। समृद्ध होने का मतलब है जीवन बहुमुखी विधि से अपने को प्रमाणित करने योग्य मेधस तंत्र बना लेता है। इसको मैंने सटीक देखा है, इसको मैंने प्रिसाइजली देखा है, ऐसा बाबा जी कह रहे हैं। तो ये जो है, ये अभी हमने जितना पढ़ा उतनी हमने एक पेज पे बात कर ली। कुछ प्रश्नों किसी का तो साथ साथ लेते चलते हैं, नहीं तो राहुल भाई आगे बढ़ेंगे, बताएं सभा का क्या व्यू है। जी, किसी का प्रश्न हो तो प्लीज अपने डाउट रेज कीजिए, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ सकते हैं। कौन पढ़ेंगे? आगे पढ़े भैया जी हम। हाँ हाँ पढ़े। विपिन भाई नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार जी संजीव भैया जी, नमस्कार। ये सब देखने के बाद मुझे लगा, सेकंड भैया, एक सेकंड, एक वनीत तलवार जी ने हैंड रेज किया, कोई क्वेश्चन हो तो ले लेते हैं। नमस्ते भैया जी। हाँ जी, मेरा नमस्ते। प्रश्न ये है कि इसमें लिखा है व्यवस्था में जीना, एक बार उसको प्लीज एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा? तो आपने शिविर किया था ना? किया था जी। हाँ, तो एक्चुअल में क्या है कि जब हम शिविर करते हैं तो मतलब कुछ ध्यान वहां से चला जाता है और उसके बाद में कुछ जो है हम लोग अपने में भी एक्सप्लोर करते रहे रोजमर्रा की जिंदगी में। तो हम जैसा जी रहे हैं ऐसे जीते हुए हमारे पास में ना रोजमर्रा की जिंदगी में दो तरफ ध्यान जाता है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे आसपास व्यवस्था है और कभी कभी हमें लगता है आसपास अव्यवस्था है। ऐसा हम देख पाते हैं कि नहीं देख पाते हैं? जी जी। है ना? तो शिविर में बताया कि मानव का जीना व्यवस्था में जो है ना वो 4 स्तर पर होता है। इंडिविजुअल में अपने अंदर व्यवस्था मतलब मानव में व्यवस्था एट इंडिविजुअल लेवल, फिर दूसरा आता है परिवार में व्यवस्था, फिर आता है समाज में व्यवस्था, और फिर चौथा आता है प्रकृति या अस्तित्व में व्यवस्था। ये चारों पॉइंट्स पे ही पूरा का पूरा शिविर चलता है एक्चुअल में। तो ऑलमोस्ट 30-40% जो है वो स्वयं में व्यवस्था के ऊपर बात होती है, 30-40% जो है वो परिवार में व्यवस्था, जितने भी संबंधों की बात हो रही है वो सारी परिवार में व्यवस्था की बात हो रही है, और फिर बाकी बात जो है वो समाज और प्रकृति के ऊपर आती है। तो समाधान के साथ हम व्यवस्था में जी पाते हैं, ये कह रहे हैं। समझदारी के साथ हम व्यवस्था में जी पाते हैं। समझदारी की एब्सेंस में, समाधान की एब्सेंस में व्यवस्था में जीना होता नहीं है। समझदारी की एब्सेंस में हम अव्यवस्था बढ़ाते हैं। तो हम जहां पर भी देखें कि हमें अव्यवस्था दिख रही है, मूल में उसके कहीं ना कहीं किसी या मल्टीपल ह्यूमन बीइंग्स की नासमझी ही दिखेगी। ऐसा हम कंक्लूड कर सकते हैं विनीत भाई? जी जी जी, है थैंक ना? यू। तो यही कह रहे हैं।
तो जी। सुखी होने का सूत्र क्या रहा? समाधान सहित व्यवस्था में जीने। तो मुझे अगर परिवार में भी अव्यवस्था दिख रही है तो परिवार में समझदारी चाहिए, समाज में अव्यवस्था दिख रही है तो समाज में समझदारी चाहिए। बेसिकली जी तो ह्यूमन बींग्स ही रहे हैं, सारा कुछ काफी कुछ जो करना है हमारे आसपास वो ह्यूमन बींग्स का हो रहा है, इसलिए ह्यूमन बींग के समझदार होने के ऊपर काफी जो है ना वो तवज्जो दी गई है कि उसी ठीक। को समाधान कर। ठीक है जी, थैंक यू। बढ़िया। हाँ जी, विपिन भाई शुरू कर सकते हैं। गरिमा जी ने भी हैंड रेज किया। गरिमा जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? यस भैया। भैया मेरा एक छोटा सा डाउट था। जैसे हाँ अभी आपने बताया कि जैसे बाबा जी ने 120 परमाणुओं को देखा कतार हम्म में। हम्म तो मतलब जैसे मतलब थोड़ा सा मैं अटक गई कि जैसे हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में कि अभी सभी एलिमेंट्स डिस्कवर्ड नहीं है। हम्म तो हम्म बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी बाकी हैं। तो हम्म क्या इसे कैसे समझूं कि मतलब उन्होंने जो देखा वो पूरा था या फिर कैसे जाना जाए इस चीज को? तो इसको ऐसा कह सकते हैं, जहां तक देखिए मैं अपने में देखता हूं कि आज की डेट में भी साइंस भी जैसे मैं 57 ईयर्स का हूं, तो मैं 40-45 साल पहले जब स्कूल में जाता था तो तब पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट्स बताते थे आज भी क्या उतने ही हैं या उसमें कुछ 2-4 बढ़ गए होंगे? क्या लगता है? उसमें बढ़े हैं। बड़े होंगे, है ना? तो हाँ जी। ऐसा एज्यूम कर ही सकते हैं कि साइंस भी अभी ढूंढ रही है। हाँ जी। लेकिन किसी भी समय कोई बच्चा जब क्लास में पढ़ रहा होता है तो उस टाइम तक जितना समझ में आया रहता है साइंस को भी उतना उसके सामने रख देते हैं। तो जब हम पढ़ रहे थे हो सकता है 110 एलिमेंट्स बताए गए होंगे, आज आते आते हो सकता है 115 बता रहे हो, पिछले 40-50 साल में 5 नए आ गए होंगे, है ना? तो बाबा जी अभी मैं यहाँ पर इसको कंक्लूड कर रहा हूँ अपने में जितने मैं सेटल हुआ कि अच्छा। बाबा जी भी बता रहे हैं कि 120 है। अब वो 120 को मैं मतलब ज्यादा डिबेट करने की मेरे को आवश्यकता भी नहीं लग रही। 120 होंगे या 125 होंगे इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ये पॉइंट इज देयर आर एलिमेंट्स विच आर इन ए रो, वो सारे के सारे फिजियोकेमिकल एलिमेंट्स हैं, उन सब यस। के बीच में एक जीवन परमाणु है। ये जो है ना इसका महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। तो मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर फोकस किया जाए, बाकी ओके। 2-4 कम ज्यादा होंगे वो जैसे जैसे पता चलेगा वैसे देख लेंगे। ठीक है। इतना ठीक ठीक है? है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बढ़िया, गुड। और किसी का कोई प्रश्न? विपिन भाई आगे बढ़ेंगे। जी भैया जी। लेकिन जैसे अभी गरिमा दीदी ने बोला तो दीदी जी है तो वास्तव में 120 ही। वो जो बाद वाले जो दिखता है ना जुड़ता हुआ, बाद वाले जो जोड़े गए हैं ना, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। वो बिल्कुल क्षणिक, मतलब क्षण, मतलब उनका कोई मतलब वो जो है ना वो सब कृत्रिम है और उनका कोई अस्तित्व नहीं है। रेडियो एक्टिव जो होते हैं ना, हाँ तो जी, वो हाँ जी। बनते हैं कितना जल्दी खत्म हो जाते हैं ना, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व में उनका कोई व्यवस्था में कोई विशेष भागीदारी नहीं है बाबा जी का। ठीक है। मेरे को जो समझ में आया है ना, तो हाँ, मैं भी केमिस्ट्री का हूँ, तो मुझे ऐसा ही समझ में आया। जी दीदी, ठीक है भैया, ठीक। स्पष्ट है? हाँ जी, स्पष्ट है, स्पष्ट। जी। अब मैं आगे पढ़ता हूँ। हाँ जी भैया। ये सब देखने के बाद मुझे लगा जीव कोटि अपनी व्यवस्था में है, व्याख्यायित है, अपने में परिभाषित है। वैसे ही मानव भी त्वसहित व्यवस्था के रूप में परिभाषित है और व्याख्यायित है, और इस ढंग से जीने पर आदमी को सुखी होना बन जाता है, ये भी हमको पता चला। इसी के साथ साथ वे उत्तर भी मिल गए। वाकई में मोक्ष क्या है, बंधन क्या है? जिस बात के लिए हम चले थे उसका उत्तर इसी जगह में मिल गया। कैसा मिल गया? जीवन हर मानव शरीर को संचालित करता है। क्या प्रमाणित करना है? पहले बताया, सुख को प्रमाणित करना है। सुख को प्रमाणित करने के लिए क्या होना पड़ता है? समझदार होना पड़ता है। मानव समझकर व्यवस्था को प्रमाणित करेगा और सुख को प्रमाणित करेगा, और दूसरी विधि से कर नहीं पाएगा। मैं स्वयं साधना करता रहा,
सब लोग करते रहे, बड़े नियम से, बड़े संयम से, बड़ा सटीक रहता है। आदमी सब उमड़ उमड़ करके हमको देखने आते थे, किंतु हम गवाही दे रहा हूं, साधना के प्रारंभिक स्थिति में हमारी मानसिकता में कोई भी संयम नहीं रहा। जब तक हम समाधिस्थ नहीं हुए तब तक हम में कोई मानसिक संयम नहीं रहा। हमारे में इतना ही बात रही कि हमें साधना करना है और कोई उटपटांग कार्य हम नहीं कर सकते, किंतु उटपटांग बात हमारे मन में ना उपजे ऐसा कोई बात नहीं थी। इस आधार पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जब तक आदमी समाधिस्थ नहीं हो जाता तब तक उटपटांग विचार ना आए ऐसा कोई कायदा अस्तित्व में नहीं है। मानव स्वयं नहीं चाहता कि उटपटांग बातें हो, मन में आवें। साधना करने वाला तो कोई चाहता ही नहीं, मैं भी नहीं चाहता रहा, फिर भी होता रहा। यही संकट सभी साधकों के सामने आता है। इसे साधक जब तक झेल पाता है, जब झेल नहीं पाता, झेल नहीं पाता है। यही मैं कह सकता हूं, यही इसकी समीक्षा है। अब जब इस मुद्दे का उत्तर मिल गया, क्या चीज है बंधन और मोक्ष? बंधन है नासमझी, भ्रम। नासमझी क्या है? हम जीव जानवरों जैसा जिएं, जानवर के क्रियाकलापों को मानव के लिए प्रमाण कैसे मान लें? इसी को प्रमाण मान लें, उसके अनुरूप यदि मानव जीने के लिए प्रवृत्त होते हैं तो यही मानव जाति के लिए भ्रम है। नासमझी से जीने के लिए परंपरा हमको मजबूर करती है। उसका प्रमाण है कि कामोन्मादी मनोविज्ञान, भोगोन्मादी समाजशास्त्र और लाभोन्मादी अर्थशास्त्र, इसके बीच में चलता हुआ आदमी अपने बच्चे को बहुत अच्छा बना, श्रेष्ठ बने, संस्कारी बने, सुखद बने, सुशील बने, ऐसा आशीर्वाद करते हैं। अब इसका उसका तालमेल कहाँ है? बच्चों को हम जो सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, उसका और जो आशीष देते हैं उसका तालमेल कहाँ है? विपिन भाई थैंक यू, यहाँ रुक जाते हैं, एक बार बात कर लें इस पे फिर आगे बढ़ेंगे। और मैंने अभी देखा श्रवण भैया ने भी ज्वाइन कर लिया। श्रवण भैया गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। जी भैया, सभी को नमस्ते। नमस्ते भैया, नमस्ते जी नमस्कार भैया जी। तो भैया आप चलाएंगे इसको आगे? ये मैं बीच में जुड़ा था तो आप बताइए। नहीं, जैसे आप कहें भैया। हाँ ठीक है, आप चलाइए फिर। चलिए ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने अभी देख लिया था कि ये ब्रेन जो है ये शरीर को चला रहा है, मानव का ब्रेन जो है ये फुल्ली डेवलप्ड है। ठीक है, अब इसके बाद कह रहे हैं, ये सब देखने के बाद मुझे लगा जीव कोटि अपनी व्यवस्था में है, व्याख्यायित है, अपने में परिभाषित है ना। तो मतलब जीव कोटि मतलब ये जितना भी एनिमल किंगडम है, जिसको जीवावस्था कह रहे हैं मध्यस्थ दर्शन की भाषा में, ये अपने में व्यवस्थित है, इसमें कोई अव्यवस्था नहीं है ना। और इसको हमने अच्छे से समझ भी लिया है। वैसे ही मानव भी त्व सहित व्यवस्था के रूप में परिभाषित है और व्याख्यायित है, और इस ढंग से जीने पर आदमी को सुखी होना बन जाता है, ये भी हमको पता लगा। अब ये बाबा जी अपनी जो है ना ये 20 साल की जो समाधि संयम का जो प्रोसेस था, उसके एंड में कह रहे हैं कि मुझे ये पता लगा, मेरा ये निष्कर्ष निकला कि मानव भी त्व सहित व्यवस्था मतलब मानवत्व के सहित। त्व मतलब क्या है? मानव अपने त्व सहित, वो अपने आप में क्या है उसको जब समझ लेता है, अपने एसेंस को समझ लेता है, तो उसके साथ में व्यवस्था के रूप में परिभाषित है, और उसको उसको एक्सप्लेन भी किया जा सकता है, उसकी व्याख्या भी की जा सकती है। इस ढंग से जीने से आदमी का सुखी होना बन जाता है, ये भी हमको पता चला। ये उस 20 साल की उपलब्धि थी।
इसी के साथ साथ वे उत्तर भी मिल गए जो और बचे हुए क्वेश्चन थे कि वाकई में मोक्ष क्या है, बंधन क्या है ना। ये दो बुनियादी सवाल बाबा जी के रहे ही हैं शुरू से, जब उन्होंने 1950 से पहले जो उन्होंने प्रश्न रखे अपने कि मोक्ष क्या है, बंधन क्या है, ये अपने मन में आता था। तो कह रहे हैं कि जिस बात के लिए हम चले उसका उत्तर इसी जगह पे मिल गया। कैसे मिल गया? जीवन हर मानव शरीर को संचालित करता है। तो हमारा जो शरीर है ये जीवन परमाणु चला रहा है, जिसको हम जीवन परमाणु बार बार बोल रहे हैं आपके सामने, क्योंकि कई बार ना मैंने ऐसा देखा कि लंबे समय तक बात करते हुए जब हम जीवन शब्द बोलते हैं तो हम तो जीवन बोल रहे हैं, लेकिन सुनने वाले को ना जीवन की जगह जिंदगी ही सुनाई दे रहा होता है कि ये जिंदगी को जीवन कहा जा रहा है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली जीवन को एक इकाई के रूप में कह रहे हैं। जैसे शरीर में परमाणु है वैसे ही जीवन भी एक परमाणु है ना। तो वो जीवन ही शरीर को चला रहा है, शरीर अपने आप नहीं चल रहा है ना। तो ये जो है ये अपने में धीरे से, जिसका भी आप में से कोई प्रश्न मुझे चल रहा है इस पठन क्रम में, इन संवादों में आपस में, हम अपनी ये क्लैरिटी जरूर बना लें। ये इसका जीवन विद्या का ना एक बिल्कुल फंडामेंटल बुनियादी पिलर जो है वो ये है। अभी साइंस में क्लासरूम में क्या पढ़ाते हैं कि ब्रेन शरीर को चलाता है। अभी यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ब्रेन और शरीर जो है ये मिलके शरीर है, जीवन शरीर को चला रहा है। जिसका भी इस पॉइंट पे अभी भी अटकाव हो, इसको क्लैरिटी के साथ में नहीं देख पा रहे हैं, वो जितनी आवश्यकता बने उतनी हम चर्चाएं कर सकते हैं। आप आपस में भी कर सकते हैं, फैमिली में भी, अपने मित्रों के साथ भी, और हम लोग यहाँ चर्चा में बैठे हैं तो इस यहाँ पर भी इसकी क्लैरिटी हम फर्दर डिस्कस कर सकते हैं। तो जीवन हर मानव शरीर को संचालित करता है, चलाता है, प्रमाणित करता है। क्या प्रमाणित करता है? पहले बताया, सुख प्रमाणित करता है। सुख को प्रमाणित करने के लिए क्या होना पड़ता है? समझदार होना पड़ता है। तो समाधान ही सुख है, समझदारी ही सुख है। और समाधान की एब्सेंस जो है वो समस्या है, वही दुख है, वही अव्यवस्था की तरफ लेकर जाता है। तो मानव समझ कर व्यवस्था को प्रमाणित करेगा। पहले मानव समझेगा, उसके बाद व्यवस्था को प्रमाणित करेगा, तभी सुख को प्रमाणित करेगा, और किसी दूसरी विधि से नहीं कर पाएगा। मैं स्वयं साधना करता रहा और लोग कहते रहे कि बड़े नियम से, बड़े संयम से, बड़ा सटीक रहता है ना। देखने वालों को लगता रहा कि बाबा जी काफी डिसिप्लिन्ड हैं। आदमी सब उमड़ उमड़ कर हमको देखते आते रहे। ये हमारी परंपरा में है ही कि किसी भी व्यक्ति ने ऐसे अध्यात्म के मामले में बड़ी गहराई से जाने की कोशिश की तो आसपास के लोगों ने उनका काफी सम्मान किया, उनको श्रेष्ठ माना, उनके प्रति श्रद्धा भाव रखा। ये सब कुछ जो है बाबा जी के आसपास के लोगों ने भी बाबा जी के प्रति ऐसा भाव रखा और प्रकट भी किया। आदमी सब उमड़ उमड़ कर हमको देखने आते थे, किंतु हम गवाही दे रहा है ना। बाबा जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि मैं इस चीज की घोषणा कर रहा हूँ, डिक्लेयर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ अपने बारे में। साधना के प्रारंभिक स्थिति में, मतलब जब 1950 से शुरू हुआ 1970-72 तक, तो शुरू के सालों में हमारी मानसिकता में कोई भी संयम नहीं रहा। जब तक हम समाधिस्थ नहीं हुए तब तक हम में कोई मानसिक संयम नहीं रहा। हमारे में इतना ही बात रही कि हमें साधना करना है और कोई ऊटपटांग कार्य हम नहीं कर सकते। तो कुछ ऊटपटांग, कुछ गलत जो है वो उसको करना नहीं है। लेकिन दो चीज होती है, एक होता है कि हमें कुछ गलत करना नहीं है, और दूसरा होता है कि कुछ गलत मेरे मन में भी ना आए। तो बाबा जी कह रहे हैं कि मैं गलत करता नहीं था, इतना तो ठीक है, लेकिन ऊटपटांग बात हमारे मन में ना उपजे, ऐसा कोई बात नहीं था। मतलब ये काफी बाबा जी को ये चीज काफी पीड़ा से देती रही कि मन में जो है ना वो ऊटपटांग विचार जो है वो आ जाते हैं, बेशक मैं करता नहीं। इस आधार पर ये हाईलाइट करके बाबा जी ने इसको यहाँ पर प्रस्तुत किया है। इस आधार पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जब तक आदमी समाधिस्थ नहीं हो जाता तब तक ऊटपटांग विचार ना आए, ऐसा कोई कायदा अस्तित्व में नहीं। तो बाबा जी ने जो पहला जो था वो समाधि वाली स्टेज थी जिसमें काफी साल लगाए। तो बाबा जी ने अपनी ही जर्नी को जब दोबारा से रिव्यू किया तो देखा कि समाधि की स्थिति तक जब तक नहीं पहुंचे तब तक ऊटपटांग विचार आ जाते थे। तो इसको बाबा जी बिल्कुल प्रिसाइजली ऐसा कह रहे हैं कि जब तक समाधिस्थ नहीं हो जाता तब तक ऊटपटांग विचार ना आए, ऐसा कोई कायदा अस्तित्व में नहीं। मानव स्वयं नहीं चाहता कि ऊटपटांग बातें हो या मन में आवे। कोई भी आदमी नहीं चाहता है, हम आप भी नहीं चाहते हैं।
और ऐसे में साधना करने वाला, मतलब कोई कोई जिसे कहते हैं कि जिसने गहराई से इन चीजों को समझने के लिए अपनी जिंदगी लगा दी, वो वाला व्यक्ति तो कतई नहीं चाहता है, हरगिज नहीं चाहता है। आम आदमी भी नहीं चाहता है, साधना करने वाला तो बिल्कुल नहीं चाहता है। और बाबा जी कह रहे हैं मैं भी नहीं चाहता रहा, फिर भी होता रहा, मन में ये उठपटांग विचार आते रहे। यही संकट सभी साधकों के सामने आता है। कोई भी आदमी इस जर्नी से गुजरेगा तो बाबा जी कह रहे हैं उन सबके सामने ये वाली जो सिचुएशन है, जो इनर कॉन्फ्लिक्ट वाली है, जो कि स्वयं को भी स्वीकार नहीं रहती है, वो आती है। इसे साधक जब तक झेल पाता है, जब तक झेलना रहता है तब तक झेलता रहता है, और जब नहीं झेल पाता है तो नहीं झेल पाता है। यही मैं कह सकता हूँ, यही इसकी समीक्षा है, इससे ज्यादा इसका कुछ कहा भी नहीं जा सकता, है ना। है तो है ऐसा ही, जब तक आदमी झेल ले तो झेल ले, जब नहीं झेल सके तो फिर नहीं झेला जाता। तो यहाँ पर एक सवाल जो है ना, वो काफी बार जब हम वर्कशॉप करते हैं शिविर वगैरह में या ऐसे पढ़ने में, तो ये ऊट पटांग के बारे में कई बार आता है कि ये जब ये कह रहे हैं कि ऊट पटांग विचार आते थे, तो एग्जैक्टली जो है वो ऊट पटांग किसको कह रहे हैं। तो हमारे कुछ साथियों ने बाबा जी के साथ में समय स्पेंड किया और उन्होंने भी बाबा जी से पूछा कि भैया ये ऊट पटांग आप किसको कह रहे हैं। तो ये अगले वाले पैराग्राफ में ना 3 शब्द आ रहे हैं, कामोन्मादी मनोविज्ञान। तो इसमें से हम ये कामोन्माद ले लें, कामुकता वाला पार्ट ले लें, दूसरा जो है भोगोन्माद वाला ले लें, और तीसरा जो है लाभोन्माद वाला ले लें ना। तो हर एक व्यक्ति के मन में इस तरह के जो विचार जो है, जो जिससे आदमी को अपने को स्वनियंत्रित करने के लिए जोर लगाना पड़ता है ना। मतलब सहज तरीके से नेचुरली नहीं हो जाता है, आदमी को लगता है कि भैया इसके ऊपर अपने को स्वनियंत्रित करने की आवश्यकता है। तो ये वाले जो उन्माद वाले जितने भी कार्यक्रम हैं, और इसमें से कामोन्माद वाला पार्ट जो है, ये जो है वो बार बार हाईलाइट होता है। ये जो है ऊट पटांग विचार के साथ में रिलेट होता है। अब बैठो और विचार में कुछ भी आ जाता है और खुद को भी अच्छा नहीं लगता है, कोई साधना कर रहा है उसको तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इतनी बात जो है यहाँ पर इस पैराग्राफ में रखी गई। अब जब इस मुद्दे का उत्तर मिल गया, तो अब अगली बात आई कि बंधन क्या है और मोक्ष क्या है। तो अब कह रहे हैं बंधन है नासमझी या भ्रम। नासमझी क्या है कि हम जीव जानवरों जैसा जिए, इसको जो है वो नासमझी कह रहे हैं। जानवर के क्रियाकलाप को मानव के लिए प्रमाण कैसे मान ले, इसी को प्रमाण मान ले, उसके अनुरूप यदि मानव जीने के लिए प्रवृत्त होता है, तो यही मानव जाति के लिए भ्रम है। तो मानव जाति जो है वो जीव जंतुओं से बेटर है, इवॉल्व है, आगे है। इस चीज को जब हम पहचानते हैं, तो तो मानव का जीना कैसा होगा इस तरफ ध्यान जाता है। और अगर हम ह्यूमन बीइंग्स को और एनिमल्स को एक ही कैटेगरी में मान लेते हैं, तो फिर काफी बार जो है वो ह्यूमन बीइंग्स एनिमल्स के साथ में जी रहे की तरह से जी रहे हैं, ये हमको पीड़ा भी नहीं देता है। काफी सारा जस्टिफिकेशन यहाँ से आता है कि भाई हाँ, ह्यूमन बीइंग्स देखो, एनिमल्स में भी ऐसा होता ही है, तो ह्यूमन बीइंग्स में हो रहा है तो क्या हो गया। तो ह्यूमन बीइंग्स से हम एग्जाम्पल्स लेकर के, निष्कर्ष निकाल करके मानव जाति का जीना कैसा होगा, उसको अगर हम देखते हैं तो वो बात अधूरी जाती है, वो भ्रम की तरफ लेकर जाती है, वो नासमझी की तरफ लेकर जाती है। मानव जाति के जीने के नियम मानव जाति को समझकर ही, मानव को समझकर ही निकल कर आए। और बाबा जी कह रहे हैं मैंने इसको पूरा समझ लिया है, जो समझना चाहता है उसको समझा भी सकता हूँ। ये बाबा जी का एक मूल जो है वो बार बार जो इस तरह का सत्यापन आता है, डिक्लेरेशन आता है। नासमझी से जीने के लिए परंपरा हमको मजबूर करती है ना। ये जितना हमने अपने आजकल के समय में एक शब्द सुना है, पीयर प्रेशर, है ना। तो वो पीयर प्रेशर हम अपने घर में भी महसूस कर पाते हैं। कई बार हमें लगता है कि हमारे बच्चे भी पीयर प्रेशर में आ जाते हैं। बच्चे को खास किस्म के कपड़े चाहिए, खास किस्म की हॉलीडे चाहिए, है ना, खास किस्म की आउटिंग चाहिए। और बच्चों को ही क्या कहें, मतलब अगर हम जो एडल्ट्स भी हैं देखें, तो क्या हम लोग पीयर प्रेशर में आते हैं कि नहीं आते। हमको गाड़ी कौन सी लेनी है, ये हम अपने हिसाब से लेते हैं, या हमारे आसपास वाले ले रहे रहते हैं और हमें भी लगता है कि भैया उस तरह की लेने का जो है वो हमारी एक तरह से मजबूरी सी बन जाती है। तो जो परंपरा हमको मजबूर करती है, इसके 2 एलिमेंट्स है। परंपरा हमको मजबूर करती है, एक दबाव सा बना रहता है, और दूसरा हम मजबूर हो भी जाते हैं, वी गिव इन टू दिस प्रेशर्स। तो ये जो है नासमझी से जीने के लिए परंपरा हमको मजबूर करती है। इसका एक व्यवहारिक पक्ष जो है वो पीयर प्रेशर के रूप में हम अपने में शुरू में
देख सकते हैं, धीरे धीरे और क्लियरिटी बन सकती है। इसका प्रमाण है कामोन्मादी मनोविज्ञान, भोगोन्मादी समाजशास्त्र और लामोन्मादी अर्थशास्त्र। सरवण भाई थोड़ी आवाज ब्रेक हो रही है। ये कुछ अनम्यूट, हाँ जो उनको म्यूट कर दीजिए भैया अशोक कुमार जी को, या मैं ही कर देता हूँ। इसके बीच में चलता हुआ आदमी, तो ये अपने आसपास जो है वो कामोन्माद का इतना वातावरण है ना। हम चाहते हैं हमारे बच्चे संस्कारी बने, लेकिन फिर वो फिल्में जब देखने जाते हैं तो फिल्मों में जो कुछ आ रहा है फिर लगता है कि भैया अब बच्चा तो बाहर निकलेगा ही, ये सब कुछ देखेगा। इसी तरह से भोगोन्माद की तरफ, वस्तुओं से सुखी होने की जो एक लालसा है वो भोगोन्माद की तरफ जाती है, और इस सब के लिए पैसा चाहिए और फिर वो लाभोन्माद की तरफ जाता है। इस सब के बीच में चलता हुआ आदमी अपने बच्चे को बहुत अच्छा बने, श्रेष्ठ बने, संस्कारी बने, सुखी हो, सुशील बने, ऐसा आशीर्वाद तो हम सब देते हैं, लेकिन इसका तालमेल कहाँ है ना। जो हम बच्चों को चाहते हैं कि ये बने, जो हम सिखाते हैं, और जो एक्चुअल में उनके आसपास जो उनको जिंदगी देखने को मिल रही है, कई बारी फैमिलीज में ही और समाज में तो काफी कुछ होता हुआ दिख ही रहा है, तो उसका कोई तालमेल नहीं है। ये जो है, ये कॉन्फ्लिक्ट जो है, ये हमारे दुख का कारण बनता है। इसको बाबा जी ने इन पिछले 1-1.5 पेज में 2 पैराग्राफ में रखा। तो शरण भैया आप कुछ ऐड करना चाहें इसमें तो बताएं। जी भैया, तो इसमें हाँ, शायद दिव्या शर्मा जी हैंड रेज किए हैं जी। हाय दिव्य, गुड मॉर्निंग। हाय संजीव सर। तो संजीव सर, एक प्रश्न है मेरा और बहुत अच्छा लग रहा है सुन के आप लोगों को। तो सर ये प्रश्न है कि जैसे आपने बताया कि उन्होंने एक क्रमवत इन सबको देखा, जिसमें से एक इकाई, जीवन की इकाई भी दिखी। तो वो जो जीवन की इकाई दिखी है, वो जब जिंदगी की फॉर्म में आई, वो पशु था या वो मानव था? और फिर इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है मेरा, बट पहले एक बार अगर आप इसका उत्तर करेंगे तो और क्लैरिटी बनेगी। तो एक्चुअली ना इसको ऐसा देखें कि जिन एलिमेंट्स से मिल करके ह्यूमन बीइंग का शरीर बना है दिव्य, और जिन एलिमेंट से मिल करके पशु पक्षियों के शरीर बने हैं, उन एलिमेंट्स में कुछ डिफरेंस है कि वो एलिमेंट्स सेम है? डिफरेंस है। कैसे कहेंगे? जैसे हमारी बॉडी में H2O है, पशु पक्षियों की बॉडी में भी H2O है। हमारी बॉडी में कार्बन है, पशु पक्षियों की बॉडी में भी कार्बन है। तो जो बेसिक एलिमेंट्स हैं जिनसे उनका शरीर बना है और जिनसे हमारा शरीर बना है, वो बेसिक एलिमेंट्स सिमिलर है, दे कम फ्रॉम द सेम पूल, या अलग अलग है? दोबारा से प्रश्न पूछूं। बिल्कुल सेम है। हाँ जी, बिल्कुल सेम है ना। तो सारे सेल्स, कोशिकाएं जो है ना, उनके मूल में जो एलिमेंट्स हैं वो सिमिलर ही हैं, है ना। इसको जो है वो तो जब इस लॉजिक से जब हम आगे बढ़ते हैं, तो जीवन भी एक जैसा ही है, उनमें भी वही है, पशु पक्षियों में भी और ह्यूमन बीइंग्स में भी वही है। लेकिन वो जीवन जो है ना, वो अपने आप को ब्रेन के थ्रू एक्सप्रेस करता है। तो ह्यूमन बीइंग का ब्रेन ज्यादा डेवलप हुआ है, तो है ना। तो वो ब्रेन के कारण ये जो जीवन है, ये अपने आप को एक्सप्रेस ज्यादा कर सकता है। इसको एक बिल्कुल प्रैक्टिकल सा या स्थूल सा एग्जांपल लेके चलें तो मतलब जैसे आसपास हवा में सारे के सारे जितने भी सिग्नल्स ट्रांसमिट हो रहे हैं वो हो ही रहे हैं। तो एक मोबाइल इंस्ट्रूमेंट जो है वो उसमें से कुछ सिग्नल्स ग्रास्प कर लेता है, और अगर एक रेडियो लेते हैं तो वो उसमें से कुछ सिग्नल्स ग्रास्प कर लेता है, है ना, मतलब उसको लेता है। और अगर एक टीवी ले लें और वो भी जैसे पुराना एंटीना से सिग्नल करेक्ट करता था, तो या मतलब अभी आजकल डिश टीवी से करते हैं, तो वो अपने सिग्नल्स ले लेता है। तो सिग्नल्स सारे आसपास वही हैं, ये रिसीविंग कैपेसिटी के हिसाब से एक्सप्रेस कितना हो पाता है ना, सिम अपने हिसाब से उन सिग्नल्स में से जितना ले पाता है वो उनको एक्सप्रेस कर पाता है। तो इसी तरह से ब्रेन जो है वो जीवन से जितने सिग्नल्स के बारे में, जितनी फ्रीक्वेंसी पे कम्युनिकेट कर पाता है, सिर्फ उतने तक ही सीमित रहता है। तो ह्यूमन बीइंग का वो फ्रीक्वेंसी रेंज जो है ना, वो मैक्सिमम है, इतना कह रहे हैं। अच्छा जी। तो सर इससे जुड़ा हुआ ये प्रश्न था मेरा
कि तो जो जीवन था, और क्योंकि उसको जिंदगी मिली और फिर हमने ब्रेन से उसके अंदर ऑब्वियसली हमने कई सारी चीजें समझी और इवोल्यूशन हुआ उसका, तो वो जो जीवन है, अगर वो जिंदगी की फॉर्म में चला और फिर वो जिंदगी की फॉर्म से खत्म हुआ, तो उसके अंदर उतनी समझ रही जब वो खत्म होके वापस जीवन की एक इकाई बन गया है और जिंदगी की फॉर्म में नहीं, वो समझ रहती है या वो समझ चली जाती है? मतलब वो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। हाँ, कोई नहीं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि समझ बनी रहती है, सूचनाएं चली जाती है। अच्छा, समझ बनी है ना? रहती है। तो समझ और सूचना जो है ना, ये दोनों अलग अलग चीज है। तो एक होती है ट्रांजिएंट रियलिटीज, ट्रांजिएंट ट्रूथ, और एक होती है फंडामेंटल रियलिटीज, फंडामेंटल ट्रूथ, है ना? तो शरीर यात्रा में मैंने कोई भाषा सीखी, मैंने कुछ संबंध देखे, है ना, मोबाइल कैसे चलाना ये सीखा, तो ये सारी की सारी ट्रांजिएंट ट्रूथ्स हैं। ये शरीर यात्रा के साथ में जीवन से ये जो है वो मिट जाती हैं, लेकिन जो बुनियादी ट्रूथ्स हैं, जो फंडामेंटल ट्रूथ्स हैं, वो जीवन में बनी रहती। जो सही से जीने के नियम है, वो शरीर यात्रा के दौरान जीवन में जितने अपने में समझ लिए, वो बने ही रहते हैं जीवन के साथ में। जब भी जीवन शरीर से अलग रहता है, तो शरीर यात्रा का पर्पस ही है, ये आगे आने वाले पेजेस में आएगा ही, कि जीवन कुछ संस्कारों को लेकर के शरीर यात्रा शुरू करता है, और उस शरीर यात्रा में उन संस्कारों में क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट हो पाए। दिस इज द पर्पस ऑफ दिस शरीर यात्रा। ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल, आई गॉट माय आंसर, थैंक यू। ठीक है, और बताएं। बस सर। शरण भैया, आप भी कुछ अगर ऐड करना चाह रहे थे इन 2 पैराग्राफ्स में तो कीजिए प्लीज। हाँ, जैसे इस सभा में या शिविरों में भी हम देखते हैं कि कुछ लोगों को तो ये बात जैसे मतलब सामने आई और लगता है अरे ये तो मैं ढूंढ रहा था, और कुछ लोग को 8 दिन बीत जाता है, कुछ उनको लगता ही नहीं कोई ऐसी चीज हो रही है। तो वो जो संस्कार रूप में जो जीवन में जो बदलाव हुआ है पिछले शरीर यात्रा में, वो बना रहता है, बीज रूप में बना रहता है। क्या है, बीज रूप में बना रहता है, और जैसे ही अनुकूल स्थितियां होती हैं, जैसे बीज होता है, तो बीज के अंदर जो है वो पुष्पित पल्लवित होने की, अंकुरित होने की क्षमता है, लेकिन जब अनुकूल वातावरण होता है तो अंकुरित हो जाते हैं। वैसे ही ये संस्कार जो एक शरीर यात्रा में संस्कार में परिमार्जन होता है, वो बीज रूप में जीवन में रहता है। जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, वो तुरंत जो है वो उसको अंकुरित होना शुरू हो जाता है। तो उस रूप में हम देख सकते हैं। हमारे आसपास भी बहुत सारे बच्चों में, युवाओं में इस तरह की चीजें होती हैं। बाकी इसमें 2 बात मैं कहना चाह रहा था। इसमें एक प्रश्न ये बनता है कि बाबा जी ने कहा है कि इस आधार पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब तक आदमी समाधिस्थ नहीं हो जाता, तब तक ऊट पटांग विचार न आए, ऐसा कोई कायदा अस्तित्व में नहीं है। ये बोल्ड में कहा है इन्होंने। तो हमारे सभा के लोगों में प्रश्न बन सकता है कि हम तो साधना विधि से नहीं जा रहे हैं, तो साधना विधि से अगर हम नहीं जा रहे हैं, अध्ययन विधि से जा रहे हैं, तो हम समाधिस्थ होंगे नहीं, तो मेरे उटपटांग विचार कैसे जाएंगे? मतलब हम तो अध्ययन विधि अपनाए हैं। तो इसमें जो मेरे में उत्तर बना था और या बातचीत किया, तो उससे निकल करके आया कि हम जब अध्ययन की वस्तु में मन लगाते हैं, अध्ययन की वस्तु में मन लगाते हैं, अध्ययन के वस्तु में मन लगा रहता है, तो एक स्थिति आती है कि जो बाबा जी ने स्थिति बताया है ना, मैं जीवन हूँ, समाधि के समय में ऊपर कहा है कि मैं हूँ, इसका भान था, शरीर का कोई ध्यान नहीं था, समय का कोई भान हमको नहीं था। तो अध्ययन विधि में भी ऐसा होता है कि अध्ययन करते हुए होगा, मतलब एक मेरा अनुमान है, जो भी बातचीत में तो बाबा जी ने कहा होगा, लेकिन मेरा भी अनुमान बना तर्क से कि अध्ययन पूर्वक भी ये होगा कि एक समय ऐसा आएगा कि मैं जीवन हूँ, ये ध्यान रहेगा। बाकी चीजें जो है वो सामयिक है, और जीवन ही है जो कि निरंतर है, अक्षय बल अक्षय शक्ति संपन्न है, ये ध्यान बना रहेगा। उसको ऐसी स्थिति को मान सकते हैं। उस समय हो सकता है हम ऊटपटांग विचार से मुक्त हो जाए। दूसरा जो इसमें बात आई थी, 3 प्रकार के उन्माद हैं, कामोन्माद, भोगोन्माद और लाभोन्माद। तो एक्चुअली आप देखेंगे जब भोगोन्माद और लाभोन्माद की भी चरम आ जाती है, तो अंततः आदमी कामोन्माद में ही, तो सबसे बड़ा जो उन्माद है वो कामोन्माद है। सारी सुविधा इकट्ठा करने के बाद, सारा धन इकट्ठा करने के बाद, सारा सामान जुटाने के बाद, उसका भोग करने के बाद अंत में फिर कहाँ गिरता है, तो वो कामोन्माद में ही गिरता है। तो इन तीनों में भी देखेंगे तो सारी जो आकर के जो एक तरह से कन्वर्ज होती है, कामोन्माद में ही होती है। तो ये 2 बात मुझे इसमें जोड़नी थी। भैया आप म्यूट है।
हाँ बढ़िया भैया, थैंक यू। और किसी का कुछ प्रश्न हो इन 2 पैराग्राफ से तो बताएं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। हाँ राजीव अग्रवाल जी, नमस्ते भैया। नमस्ते भैया, नमस्ते भैया। मेरा इसके अंदर एक लाइन है कि इसे साधक जब तक झेल पाता है, जब झेल नहीं पाता है। यही मैं कह सकता हूँ। यह लाइन कुछ क्लियर नहीं हुई भैया। ओके ओके, मुझे तो लग रहा था कि ना झेल पाना और झेल पाना, ये क्या हुआ? हाँ 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 हाँ। बता शरण भैया, आप बताएं अपने शब्दों में। हाँ, जैसे ऊपर जो सारी चीजें है ना कि ऊपर जो ये ऊट पटांग विचार वाली चीजें हैं, नहीं झेल पाता है तो फिर ऊट पटांग विचार जो चल रहे हैं वो करने लग जाता है। तो मान लीजिए कि उसको ये कह रहे हैं ना कि ऊट पटांग बातें हो मन में आवे, साधना करने वाला कोई नहीं चाहता। मैं भी नहीं चाहता रहा, फिर भी होता रहा। यही संकट सभी साधकों के सामने आता है। इसे साधक जब तक झेल पाता है यानी ना आए विचार, ना आए उटपटांग विचार, ना आए ऐसा अपना करता रहता है जबरदस्ती। उसके बाद अपना बांध फिर टूट जाता है। ऐसा हम लोग सुनते ही हैं, हम लोग देखते ही हैं। नहीं झेल पाता मतलब फिर उसमें कूद जाता है, जो विचार चल रहा है उसी में कूद जाता है। जैसे बहुत बार बोलते हैं ना कि जो है वो पहले तो हम सब कुछ छोड़ करके गए, वैराग्य के लिए। तो मतलब भोग से उबे तो वैराग्य के लिए गए, और वैराग्य से भी उब गए फिर भोग में आ गए। ऐसे बहुत लोग हमने देखा होगा कि बहुत सारे जो है वो अपने जो एक अपने परंपरा में कहावत भी चलती है, चले थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। तो हरिभजन को चले मतलब कोई साधना, कोई भ्रम को दूर करने के लिए, ज्ञान संपन्नता के लिए चले। लेकिन वो ज्ञान संपन्नता में जैसे देखिए क्या है ना, जैसे ऊपर बाबा जी ने कहा है ना, उमड़ उमड़ कर लोग मुझे देखने आते थे। अपने यहाँ या पूरे दुनिया में जो भी अच्छा काम करता है, साधना में जाता है, कोई आध्यात्म में जाता है, उसकी बड़ी स्वीकृति है समाज में। केवल पता चल जाए कि इस लाइन में गए तो उनके प्रति स्वीकृति हो जाती है। तो लोग अपना धन संपदा, क्योंकि लोग क्या है, लोगों को लगता है कि ये हम कोई बहुत धन संपदा इकट्ठा करना ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये कोई बड़ा काम कर रहे हैं, तो लेकर के उपस्थित होना शुरू होते हैं। अब उसी में चूंकि सामने वाला जो है वो पार तो पाया नहीं है, केवल कुछ अच्छा कर रहा था जिससे लोग उमड़ उमड़ करके देखने आ गए, अपनी धन संपदा सब कुछ लेकर के सामने खड़े हो गए। अब सामने वाले के मन में तो ऊपर से तो वस्त्र और विन्यास और भाषा सब चीजें लिपि पुती बढ़िया से निकल रही हैं, लेकिन मन में विचार वही उठ पटांग वाले हैं। और सामने वस्तु भी वही आने लगे, जो उठ पिटांग विचार थे उसके संगत वस्तुएं भी उपलब्ध होने लगी। तो अब धीरे धीरे करके जब तक वो उठ पटांग विचार को रोक पाता है, जब नहीं रोक पाता है तो उसमें कूद जाता है। जैसे कि घटनाएं हमको रोज समाचारों में सुनने को मिलती ही है, पहले से भी मिलती है, आज भी मिलती है। जी भैया। थैंक यू भैया। शैलेंद्र भाई, आप कुछ पूछना चाहते हैं? भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते भैया। ये भैया ने कहा कि अध्ययन की वस्तु, मेरा यहाँ बाबा डाउट पैदा हो गया अचानक, पता नहीं क्यों। मतलब जीवन है अध्ययन की वस्तु या व्यापक है? जी मेरी आवाज पहुंच गई? हाँ जी, पहुंच रही है। जी भैया। तो अध्ययन की वस्तु क्या है? मतलब गड़बड़ हो गया। तो समझ जो है इसमें कहे हैं कि जीवन का जो लक्ष्य है वो सुखी होना है, सुख को प्रमाणित करना है। और सुखी कैसे होते हैं? तो समझदारी से होते हैं, ऊपर के पैराग्राफ में आया। हाँ। तो समझ जिसको कहते हैं उसमें ज्ञान, विवेक, विज्ञान 3 चीजें आती हैं। तो यही अध्ययन की वस्तु है। ज्ञान को देखेंगे तो अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान। और विवेक को देखेंगे तो शरीर के नश्वरत्व का बोध, और जीवन के अमरत्व का, और व्यवहार के नियमों का। और विज्ञान देखेंगे तो जो दिशा हम अब जिस दिशा में चलना है, योजना है, उसको कालवादी, क्रियावादी ये कहते हैं। तो ये संपूर्ण अध्ययन की वस्तु है। कुल मिलाकर के हमको समझदार होने के लिए जिस दिशा में हमको ध्यान जाना है वो सब अध्ययन की वस्तु है। तो उसमें ज्ञान, विवेक, विज्ञान, ये 3 चीजें इसमें स्पष्ट रूप से कही गई हैं। यही अध्ययन की वस्तु है। उसमें जीवन भी एक अध्ययन की वस्तु है, व्यापक भी है, क्योंकि अस्तित्व दर्शन ज्ञान भी होना है, उसमें व्यापक है ही। जीवन की खूबी क्या है कि जीवन स्वयं को भी समझता है और
संपूर्ण को भी समझता है। ये इसकी सबसे मतलब एक मौलिक बात है कि खुद को भी जीवन स्वयं को भी समझता है। यानी जीवन स्वयं अध्ययन की वस्तु है और जीवन ही जीवन को समझता है। और जीवन जब समझदार होता है तो फिर वो बाकी चीजों को भी समझ पाता है। अगर जीवन ही भ्रम में है, नासमझी में स्वयं के प्रति ही है, तो फिर वो जैसे बाकी परंपरा के दर्शन में, ज्ञान में और इसमें यही अंतर है कि बाकी जगह पे सब कुछ को समझते हुए स्वयं को समझना, तो सब कुछ को समझने का ही काम पूरा नहीं होता। यहाँ क्या बोला गया है पूरे दर्शन में, स्वयं को समझते हुए सब कुछ को समझना। तो जीवन स्वयं को भी समझता है, यानी स्वयं भी अध्ययन का वस्तु है। और बाकी जो अस्तित्व है जिसमें आप जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान पूरा जो जिसको बोलते हैं 4 अवस्था, व्यापक, सत्ता में संपृक्त प्रकृति, फिर उसी तरह से मानवीयता, पूराचरण और ये सारी चीजें। तो ये अध्ययन की वस्तु इतनी है भैया। ठीक है भैया, मतलब मोटा मोटा ऐसे कहते हैं अगर हम जीवन को स्वयं को समझेंगे, व्यवस्था को समझेंगे तो बात बन जाएगी, आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी बात, बाकी फिर आसान हो जाता है जी। थैंक यू। ठीक है, आगे बढ़े। मेरे को लग रहा है कि एक पेज और भी पढ़ ही लेंगे। अभी कौन पढ़ेंगे? जी भैया, मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए शेफाली जी। दूसरा प्रश्न राष्ट्रीय चरित्र, उसका भी उत्तर मिल गया। क्या मिल गया? अस्तित्व में हर एक अपने त्व सहित व्यवस्था में है, समग्र व्यवस्था में भागीदारी करता है। ये चीज मानव में भी आने के लिए रास्ता मिल गया। मानव की परिभाषा मिल गई। मानवता जागृत मानव का कार्य व्यवहार का स्वरूप है। उस कार्य व्यवहार को हम सूत्रित करते हैं, व्यवहार में व्याख्यायित करते हैं। यही समाजशास्त्र या संविधान कहलाता है। मानव के आचरण को बोध कराना ही समाजशास्त्र का मूल वस्तु है। ये हमको समझ में आ गया। इस ढंग से दोनों मुद्दों पर हमको उत्तर मिल गया कि मानवीय आचरण संहिता होगी संविधान से। संविधान के रूप में हम राष्ट्रीय चरित्र को पहचान सकते हैं। इसके बाद हम भ्रम मुक्त हो जाएं तो मानव की तरह जिया जाए। यही भ्रम से मुक्ति है, मोक्ष है। न बर्फ को पत्थर बनाना, ना पत्थर को पानी बनाना, ना किसी को रूढ़िगत आशीर्वाद देना है, ना कोई चमत्कार करना है, ना कोई सिद्धि दिखानी है। अस्तित्व में ना कोई सिद्धि है, ना कोई चमत्कार है। इसको हम सटीकता से देखा है। शाप और अनुग्रह के बीच कराहता हुआ आदमी आज भी करोड़ों करोड़ों हैं। तो इसका एक ही उत्तर है, जिस क्षण आप जागृति की दिशा में एक भी कदम बढ़ाते हैं, उसी मुहूर्त में संपूर्ण शाप, ताप, पाप तीनों ध्वस्त हो जाता है। इनका कोई कलंक नहीं रह जाता। वह कैसे? इसका उत्तर गणितीय विधि से इस प्रकार दिया। जैसे हम गणित को 1000 बार गलत किए रहते हैं, किंतु जब सही करना आता है तो जीवन भर के लिए सही हो जाता है। जब तक गलती करते रहते हैं, तब तक एक बार जो गलती करते हैं, दोबारा वो गलती करते ही नहीं, दूसरी गलती ही करते हैं। उसको भी हम घटना के रूप में देख सकते हैं। यदि करोड़ बच्चों के लिए गणित का प्रश्न दिया जाए, सही उत्तर देते हैं तो सबका एक ही होता है। गलत होते हैं तो करोड़ होता है। हर सामान्य व्यक्ति भी इसका सर्वेक्षण कर सकता है। इस ढंग से हम एक और सूत्र पा गए। हर मानव सही में एक है, गलती में अनेक। आगे भैया पढ़ो। हाँ अगला पैरा भी पढ़ लीजिए। जब अस्तित्व को देखा, महिमा संपन्न एक सूत्र हमको मिला। अस्तित्व में जो ही पराजित की वस्तुएं हैं, पहली एक एक के रूप में जिन्हें गिन सकते हैं, जिसको प्रकृति कहा जा सकता है।
दूसरा जो सर्वत्र फैला हुआ है, इसको हर व्यक्ति एक क्षण में समझ सकता है। प्रत्येक एक एक वस्तु इस दूसरी वस्तु में भीगा है, घिरा है, डूबा है। इसे व्यापक कह सकते हैं। एक एक वस्तु इकाइयां जो प्रजाति की हैं, एक जड़, दूसरा चैतन्य। चैतन्य वस्तु का मतलब है जीव कोटि, मानव कोटि, और जड़ वस्तु का मतलब है पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था। इसमें सभी खनिज, मिट्टी, धातु तथा प्राण कोशाओं से बनने बिगड़ने वाली वस्तु है। ये जितने भी वस्तुएं हैं व्यापक वस्तु में भीगी हैं, घिरी ही हैं और डूबी ही हैं। इसको मैंने सटीकता से देखा है। व्यापक वस्तु से एक एक वस्तु अलग होने का अस्तित्व में कोई प्रावधान नहीं है। अस्तित्व में जिसका प्रावधान नहीं है, मानव उसे पैदा नहीं कर सकता। बस, थैंक यू शेफाली दीदी। जी भैया। शरण भैया, आप चलाएंगे इसको? जी भैया, जैसा आप। हाँ, आप चला ले भैया। मेरा ना 9:30 पे एक दूसरा मीटिंग भी है, तो अच्छा। मैं 5 मिनट पहले छोड़ दूंगा, और आप फिर इतना करके जैसे भी समय होगा उसके हिसाब से रैप अप कर लीजिए प्लीज। एक राष्ट्रीय चरित्र भी बाबा जी का प्रश्न रहा है, तो उसका भी कह रहे हैं कि उत्तर मिल गया। अस्तित्व में हर एक अपने त्व सहित व्यवस्था में है और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करता है। मतलब हर इकाई जो है स्वयं में भी व्यवस्था है और समग्र व्यवस्था में उसकी भागीदारी भी है। तो ये जो बोल्ड में कह रहे हैं कि मानव की परिभाषा भी मिल गई, क्योंकि मानव क्या है, ये भी एक प्रश्न था। तो मानवता जागृत मानव का कार्य व्यवहार का स्वरूप है। उस कार्य व्यवहार को हम सूत्रित करते हैं, व्यवहार में व्याख्यायित करते हैं, यही समाजशास्त्र या संविधान कहलाता है। तो मानव जो मानवता है, तो मानवता का मतलब क्या हुआ कि मानवता बोलेंगे किसको? तो जागृत मानव का कार्य व्यवहार का स्वरूप। जागृत मानव का मतलब समझदार मानव, यानी ज्ञान, विवेक, विज्ञान संपन्न मानव का जो कार्य व्यवहार है वही मानवता है। इसको हम सूत्रित कर लें, यानी लिख लें, और फिर व्यवहार में उसको ले आए, तो व्यवहार में उसकी व्याख्या है। ठीक है, इसी को जब हम पूरा एक वांग्मय का रूप देते हैं तो वही समाजशास्त्र या संविधान हो जाता है। तो मानव के आचरण को बोध कराना ही समाजशास्त्र की मूल वस्तु है, क्योंकि समाज नाम का जो एक समाज जिसको हम बोलते हैं, तो मानव होता है, और मानव जो है वो जब एक किसी व्यवस्था के अर्थ में मानव का जो समाज रूप में जो रहने की सबसे छोटी इकाई है वो परिवार है। तो परिवार के रूप में वो है, और इन परिवारों का जो समूह है उसको समाज बोलते हैं। तो मूल में देखेंगे तो मानव ही है। तो अगर मानव का आचरण व्याख्यायित हो गया, मानव का आचरण सूत्रित हो गया और वो व्याख्यायित हो गया, तो फिर हम समाज को समझ सकते हैं। फिर समाजशास्त्र जो है वो समाजशास्त्र के फिर वस्तु हमको मिल जाएगी। क्या समाजशास्त्र पढ़ाना है? तो मानव के आचरण को ही पढ़ाना। मानव का आचरण कैसे मिलेगा? तो जागृत मानव का जो कार्य व्यवहार है वही मानव का आचरण है, इसको कह रहे हैं। तो इनसे दोनों मुद्दों का उत्तर मिल गया। एक तो राष्ट्रीय चरित्र का मिल गया कि हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है और बड़ी व्यवस्था में भागीदार है। दूसरा, मानव का उत्तर मिल गया कि मानवता किसको कहेंगे? तो जागृत मानव का जो कार्य व्यवहार है उसी को मानवता कहेंगे, और इसी कार्य व्यवहार को सूत्रित करना, व्याख्यायित करना, ये समाजशास्त्र की मूल वस्तु है। तो समाजशास्त्र अगर वांग में लिखा जाएगा तो उसमें यही लिखा जाएगा। तो इस ढंग से मानवीय आचार संहिता होगी, जिसको हम संविधान भी बोलते हैं। इसके बाद हम भ्रम मुक्त हो जाएं तो मानव की तरह जिया जाए, यही भ्रम से मुक्ति है, ये मोक्ष है। क्योंकि सही के अर्थ में ही गलत की समीक्षा होती है। जैसे अमानवीयता तो हम बहुत चिल्लाएंगे, अमानवीयता क्या है? तो अमानवीयता पाप है, अमानवीयता जो है वो गलत काम है, अपराध है, ऐसा है, वैसा है। फिर बोलेंगे तो मानवीयता क्या है? तो मानवीयता क्या है? वो एक सही है। सही, गलत हम कितना भी कहें, लेकिन वो फिर पहचान कैसे सही का होगा? तो समीक्षा कैसे गलत की होगी? तो सही के आलोक में ही गलत की समीक्षा होगी।
तो सही क्या मिला कि जागृत मानव होगा। जागृत मानव का जो कार्य व्यवहार है, जागृत मानव यानी समझदार मानव, समझदार या मानव यानी ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्न मानव, इसको बोल रहे हैं। तो उसके कार्य व्यवहार को ही मानवता कह रहे हैं। तो उसके बाद हम अमानवीयता की ठीक ढंग से समीक्षा कर सकते हैं। तो फिर ये पकड़ में आ गया कि भ्रम मुक्त होना अर्थात ज्ञान संपन्न होना ही मेरा लक्ष्य है। इसमें चमत्कार कोई लक्ष्य नहीं है कि पानी को हम बर्फ को पत्थर बना दे, पत्थर को पानी बना दे, हवा में उड़ जाए, पानी पे चलने लग जाए। इससे कुछ नहीं होगा, इससे कुछ होना नहीं है। ठीक है, जैसे पतंजलि योग सूत्र पढ़ेंगे तो उसमें अष्ट सिद्धि नौ निधियों की बात आएगी। अड़िमा महिमा गलिमा प्रकाम प्रतीति ये सब चीजें आती हैं। छोटे हो जाना, बड़े हो जाना, अपने को लघु रूप कर लेना, ये सब उसमें आता है। ये साधना के दौरान आती है। तो एक बार बाबा जी से हम लोगों ने पूछ लिया कि मतलब ये तो आपको भी आई होंगी। तो बोले हाँ। तो हमने कहा आपके पास है ये? तो बोले वो तो मतलब उस पर रुकते तो फिर आगे कैसे बढ़ पाते। तो ये चमत्कार जो है, ये कोई चमत्कार कोई उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि तो भ्रम मुक्त होना ही है, भ्रम मुक्त होना ही उपलब्धि है। तो उससे ही हम एक परंपरा की तरफ बढ़ सकते हैं। तो उसी बात को यहाँ कह रहे हैं कि ये कोई उपलब्धि नहीं है चमत्कार करना, क्योंकि अस्तित्व में कोई सिद्धि और चमत्कार नहीं है। जैसे अगर ज्ञान नहीं है तो हमको तो यही चमत्कार लगेगा कि पंखा अगर मैं पंखा चलते हुए कभी नहीं देखा हूँ, पंखा नाम भी नहीं सुना हूँ, कमरे में बैठे और एक कोई बटन वहां से दबाया और पंखा चल गया, अब यही मेरे लिए चमत्कार है। अरे ये क्या हो गया। जैसे छोटा बच्चा लेटा हुआ रहता है और आप एकाएक पंखा चलाते हो, एकदम ध्यान से उसकी टकटकी पंखे पे चली जाती है। तो नियम को हम जान नहीं रहे और कुछ हो रहा है, वही चमत्कार है। जबकि अस्तित्व में क्या है, सब कुछ नियम से है, चमत्कार नहीं है, कोई सिद्धि नहीं है। इस बात को कह रहे हैं कि हम सटीकता से देखें। तो सांप और अनुग्रह के बीच कराहता हुआ आदमी आज भी करोड़ों करोड़ों, माने सांप से बचना चाहता है और अनुग्रह पाना चाहता है। कोई मुझे सांप न दे दे, मेरे लिए बुरा, सांप मतलब मेरे लिए बुरा न कह दे, मेरे लिए बुरा न सोच ले, मेरे बुरे के लिए न कामना कर ले। और अनुग्रह का मतलब मेरे लिए अच्छी कामना कर ले, मुझे कुछ अच्छा दे दे, मेरे लिए कुछ अच्छा बता दे। तो ये सांप और अनुग्रह के बीच में कराता हुआ आदमी आज भी करोड़ों करोड़ों है। इसका एक ही उत्तर है कि जिस क्षण हम आप जागृति की दिशा में एक भी कदम बढ़ाते हैं, एक भी कदम, उसी मुहूर्त में संपूर्ण साप ताप पाप तीनों ध्वस्त हो जाते हैं। साप का मतलब आपके बारे में कोई दूसरा बुरा सोच सकता है, इससे आपके जीवन में आपके कल्पनाशीलता पे फर्क नहीं पड़ता। आप सुखी या दुखी अपने ही कल्पनाशीलता से होते हैं, सुखी या दुखी अपने ही भ्रम से, अपने ही नासमझी से हो सकते हैं, किसी दूसरे के नासमझी से प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन अगर हमको समझ है तो उस प्रभाव की हम समीक्षा भी कर सकते हैं। लेकिन अधिकतर जो हम होते हैं अपने ही, तो सांप जो है, इस सांप से हम प्रभावित नहीं होते। ताप, ताप का मतलब जो मेरे में तनाव, तो स्वयं में तनाव आना। ठीक है। फिर पाप यानी जो अमानवीयतापूर्ण कार्य है, उधर हमारा ध्यान नहीं जाता, तो इन तीनों ध्वस्त हो जाता है, इनका कोई कलंक नहीं रह जाता। जैसे इसको कह रहे हैं ना, गणित का उदाहरण भी अच्छा दिया है बाबा जी ने कि भाई सवाल हल करेंगे तो सही उत्तर तो एक ही होगा। अब गलत उत्तर 1000 होगा और हम समीक्षा करते जाए, इनका भी गलत है, उनका भी गलत है, ये भी तो गलत है, वो भी तो गलत है, उनका भी गलत है, देखो वो भी आदमी तो गलत है, देखो वो भी तो गलत करता है, हम ही कोई थोड़ी है जो गलती कर रहे हैं, इसने भी गलती किया, उसने भी गलती किया। इससे कुछ होता नहीं है। अगर सही हो गया है, सही मिल गया है, तो सही उत्तर हो गया, तो फिर गलती की तरफ ध्यान देने का कोई मतलब नहीं होता। तो सही चूंकि पकड़ में नहीं आया है, इसलिए गलतियां 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 ही हम खेलते रहते हैं। तो गलती को, अगर गलती पे ध्यान देंगे तो केवल इतना ही होगा कि एक गलती किया, उसकी समीक्षा करेंगे तो वो गलती फिर नहीं करेंगे। जैसे सोम भाई शिविर में बोलते हैं कि गलती वाला कि मानव गलतियों से सीखता है। तो मानव गलती बोलते हैं ना कि इसकी समीक्षा करते हैं कि ये सही नहीं है, तो मानव गलतियों से सीखता है, ये चला आ रहा है। तो गलतियों से केवल यही सीखता है कि ये वाली गलती अब हमको नहीं करनी है। जैसे कोई पेड़ काट रहा है, खूब सारा पेड़ काट रहा है, अब कोई उनको समझा दिया कि भाई पेड़ मत काटो, ये गलत काम है, इससे जो है वो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो जीवों के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए और वो दिक्कत खड़ी होगी। और तो कहता अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, उसको समझ में आ जाता है कि ये गलती हमको नहीं करनी है। आगे से फिर जमीन खोद करके उसमें से कोयला और सारी चीजें निकालना शुरू कर देता है।
पानी खूब सारा निकालना शुरू कर देता है। अच्छा, 5 मिनट में डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो ये जो है वो करने लग जाता है। तो मतलब एक गलती अगर उसको ध्यान आ गई तो वो वाली गलती नहीं करेगा, दूसरी गलती करेगा। हो सकता है दूसरी गलती उससे बड़ी कर डाले। तो गलती से गलती पकड़ में नहीं आती। जब तक सही नहीं दिखता है तब तक हम गलतियों से गलती की समीक्षा करने से कुछ होता नहीं। जी जी भैया। राहुल जी लिख रहे हैं कि 5 मिनट में ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा मीटिंग। नहीं भैया, वो राहुल जी नहीं लिखे, मैं लिखा हूँ कि मैं मीटिंग छोड़ दूंगा, तो ये शेयरिंग मैं कर रहा हूँ बुक का। तो अच्छा। अगर राहुल जी शेयर कर लेंगे तो आप चलाते रहिए मीटिंग। अच्छा, राहुल जी को लिखे हैं संजीव भैया। मैं कर लेता हूँ। अनफॉर्चुनेटली भैया मैं ना होस्ट पे नहीं हूँ, तो देव भैया आप शेयर कर देंगे please? हाँ जी मैं कर लेता हूँ 2 मिनट में। ठीक है, आप चरण भैया आप चलाते रहे, जैसे सबकी अनुकूलता है, जितने बजे तक भी चले। भैया मैं शेयर कर दूं? अच्छा, मैं तो होस्ट नहीं हूँगा ना मैं। ठीक है, हाँ ठीक है भैया, आप कर दीजिए। भैया थोड़ा ऊपर। अच्छा, शेयर दूसरा कर रहा है। आप आई थिंक आप चलते रहिए भैया, मैं 2 मिनट लग रहे हैं, 1 मिनट लगेगा। हाँ ठीक है, चरण भैया आप थोड़ा इसको ऊपर कर दीजिए भैया। अरे मतलब नीचे। हाँ। तो हम यही तक पढ़े थे ना? नहीं, इसके नीचे वाला भी पढ़े थे। हाँ, ये वाला पैराग्राफ भी पढ़ लिया भैया, ये भी पढ़ लिया। तो जो सारी जो समीक्षा है कि मानव सही में ही एक है, गलती में अनेक ही रहेगा, क्योंकि गलतियां विविध प्रकार से हम कर सकते हैं। एक ही गलती को अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से करते हैं, तो इसलिए उसमें हम कुछ भी संभावना हमको दिख नहीं सकती। और सब लोग गलती करके गलती को जस्टिफाई करने में लगे हुए हैं। ज्यादातर हम यही देखते हैं कि हम गलती करते हैं, फिर उसी गलती को हम न्यायिक सिद्ध करने में लग जाते हैं, जस्टिफाई करने लग जाते हैं। जब तक सही का पता नहीं होता है, सही वाला कूटा नहीं गढ़ता है, तब तक गलती वाले कितने भी कूटे हम आगे बढ़ाते जाए, पीछे करते जाए, कोई मतलब नहीं है। तो वही देखे, जब अस्तित्व को देखा, बाबा जी बोलते जब अस्तित्व को देखा तो महिमा संपन्न एक सूत्र हमको मिला। अस्तित्व में 2 ही प्रजाति की वस्तुएं हैं। पहली एक के रूप में जिन्हें गिन सकते हैं, जैसे अभी ऊपर चर्चा आया था कि अध्ययन की वस्तु क्या होगी, और दूसरा जो सर्वत्र फैला हुआ है, तो इसको संपृक्त बोलते हैं। व्यापक में इकाइयां संपृक्त हैं। एक जड़ है, दूसरा चैतन्य है। चैतन्य का मतलब यही है जो विचार करे, जिसमें विचार हो, कल्पना हो, उसको चैतन्य बोलते हैं। और जिसमें विचार और कल्पना ना हो, उसको जड़ बोलते हैं। तो पदार्थावस्था और प्राणावस्था को हम लोग जड़ की कैटेगरी में रखते हैं, और जीवावस्था और ज्ञानावस्था को हम चैतन्य की कैटेगरी में रखते हैं। क्योंकि चैतन्य जो है वो जीवन को कहा गया है, और जीवन ही उसको संचालित करता है, जीव शरीर को और मानव शरीर को। जी, अब इस पे हम लोग बातचीत कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछ लीजिए। एक तो राष्ट्रीय चरित्र के बारे में बात हुआ कि मानवीयता ही, मतलब मानव का खूंटा जो है, वो जागृत व्यक्ति का जो आचरण है वही मानव के लिए खूंटा है, यानी वही समाजशास्त्र की वस्तु है, वही संविधान है। तो राष्ट्रीय चरित्र क्या होगा
तो संविधान के अनुसार होगा। संविधान क्या होगा? तो जागृत मानव अर्थात समझदार मानव का जो कार्य व्यवहार है, आचरण है, वही सूत्रित और व्याख्यायित किया जाए, वही समाजशास्त्र, वही संविधान। और यहाँ पर फिर ये लास्ट पैराग्राफ में कह रहे हैं कि दो ही वस्तु दिख रहा है, एक तो जो है वो अध्ययन के लिए, एक तो व्यापक है जो सर्वत्र फैला हुआ है, दूसरा एक एक जिनको हम गिन सकते हैं या अलग अलग देख सकते हैं, गिन सकते हैं तो गिनने की जरूरत जिसकी रहती है उसको गिन ही लेते हैं। और दूसरा जो है वो उसमें जो गिनने वाली चीजें हैं, इकाइयां हैं, वो व्यापक में ही संपृक्त है, अर्थात व्यापक में ही डूबी है। डूबी है का मतलब उनको हम अलग कर ही सकते, व्यापक से अलग नहीं कर सकते। भीगी है, भीगी है का मतलब उनके अंदर भी व्यापक ही है, स्पेस ही है। तो किसी भी छोटे से छोटी इकाई को, परमाणु को भी देखते हैं, उसमें पार्टिकल ज्यादा है या स्पेस ज्यादा है, ये चर्चा हुई होगी, तो इसमें स्पेस ही ज्यादा है। तो अगर एक परमाणु में स्पेस ज्यादा है तो परमाणु से बनी हुई समस्त इकाइयों को देखेंगे तो स्पेस ही अंदर भी है, अर्थात भीगी भी हुई है। और घिरी है का मतलब हर तरफ व्यापक ही है। तो फिर जो इकाइयां हैं वो भी हमको जड़ और चैतन्य दो तरह की दिखती हैं। एक तो जिनको चैतन्य मतलब जो जिसमें विचार होती है, कल्पना होती है, तो वो जीवावस्था और ज्ञानावस्था है। और जिसमें विचार और कल्पना नहीं होती वो पदार्थावस्था, प्राणावस्था। इतनी बात इस 1-1.5 पेज में कही गई है। जी जी चंद्रांश। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया, ये जो इसके लास्ट सेकंड लास्ट लाइन है ना कि व्यापक वस्तु से एक एक वस्तु अलग होने का अस्तित्व में कोई प्रावधान नहीं है, ये लाइन एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देंगे प्लीज? थोड़ा सा भैया और इसको ऊपर करिए। बस व्यापक वस्तु से एक एक वस्तु वस्तु अलग होने का अस्तित्व में कोई प्रावधान नहीं है। एक एक वस्तु जो कहा जा रहा है वो इकाई को कहा जा रहा है। इकाइयां जो है, जिसको प्रकृति भी हम बोल रहे हैं, तो ये जो प्रकृति है, प्रकृति की जो वस्तुएं हैं, इकाइयां हैं, इनको हम व्यापक से अलग नहीं कर सकते। प्राविधान मतलब नियम ही नहीं है, कर ही नहीं पाएंगे। करीब करने का मतलब ये हो गया अस्तित्व व्यापक से तभी अलग हो सकता है जब व्यापक ससीम हो, कहीं सीमा का पता हो। जैसे इस कमरे से हमको निकाला जा सकता है क्योंकि कमरे की सीमा है, लेकिन व्यापक से तो व्यापक चूंकि असीम है, सीमा ही नहीं है, इसका विस्तार का ही जो है वो व्यापक है, फैला हुआ है, तो इससे अलग निकाल के अलग किया नहीं जा सकता, अर्थात तो नियम ही नहीं है। एक एक वस्तु का मतलब इकाई को कहा जा रहा है। इकाई को अलग नहीं किया जा सकता व्यापक वस्तु से, क्योंकि व्यापक वस्तु से अलग करने का मतलब यही हुआ कि व्यापक कोई सीमा होगा, उस सीमा के बाहर उसको निकाल देंगे। जब वो सीमा ही उसका नहीं है तो अलग कैसे कर सकते हैं? मतलब जो पिछली लाइन थी कि वो जो संपृक्त है, ये उसी में आता है कि क्योंकि संपृक्त है तो इसलिए उससे अलग नहीं कर सकते। हाँ, इसमें सीधा सीधा ऐसे ही समझ सकते हैं, क्योंकि व्यापक की सीमा नहीं है इसलिए इकाई को हम कहाँ निकाल के करेंगे। जिसकी सीमा नहीं है तो उसकी सीमा निकालने का मतलब उसके लिमिट के बाहर ही करना है ना, उसकी जो बाउंड्री है उसके बाहर। जिसका बाउंड्री ही पता नहीं है उसके बाहर कैसे करेंगे? बाउंड्री है ही नहीं है जिसकी, उसके बाहर नहीं कर सकते, अर्थात नियम ही नहीं है। तो अस्तित्व में जिसका नियम नहीं है, प्राविधान नहीं है, मानव उसे पैदा नहीं कर सकता, यानी मानव अलग नहीं कर सकता, व्यापक में संपृक्त ही रहेंगे। जी जी भैया, बढ़िया। और किसी का, या फिर आगे पढ़ा जाए? अभी समय है ना? नहीं, समय 5 मिनट ही बचा है। भैया आगे तो नहीं पढ़ेंगे, इसी में किसी का कोई प्रश्न है तो वो ले लेते हैं। जी बिल्कुल। जी बताएं। तो इसमें जो सिद्धि और चमत्कार की बात आई है ना, तो अभी हम लोग भी जब छोटे थे तो हम लोग, या आप लोग भी छोटे रहे होंगे या बड़े पर भी, आप देखेंगे कि आप सिद्ध मानते हैं उसको जो कुछ चमत्कार करता है, तो उसको सिद्ध माना गया, उसको एक कुछ बड़ा अधिमूल्यन कर दिया गया।
तो ठीक है, मतलब जो चीज हम नहीं, जैसे मेरा पंखा खराब हो गया और मेरा पंखा खराब हो गया या मेरा जो है वो फ्रिज खराब हो गया और मुझे बनाने नहीं आता, तो जो उसको बनाना जानता है वो मेरे लिए एक मुझसे बड़ा ही है उस समय के लिए, क्योंकि अब हमको गर्मी लग रही है और मेरा पंखा खराब है, मैं बना नहीं सकता, तो जो बना दिया मुझसे बड़ा ही है। तो अगर कोई कुछ ऐसा कर रहा है तो उसको उस समय के हिसाब से आप कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन वो मानवीय हो गया या वो समझदार है, वो कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है। आध्यात्मिक व्यक्ति का मतलब यहाँ आध्यात्म जो है व्यापक को ही कहा गया, व्यापक का एक नाम है। तो आध्यात्मिक शब्द जो है उसका मतलब हुआ जो व्यापक में अनुभूत हो, अनुभव संपन्न हो, आध्यात्मिक है। तो यहाँ सीधा सीधा कह रहे हैं कि जागृत मानव का आचरण जो पा गया वही मानवीय है, उससे कम में मानवीयता कोई परिभाषित नहीं होती। तो जी, और दूसरा यहाँ कहा गया कि जब हम जिस क्षण हम और आप जागृति के दिशा में एक भी कदम बढ़ाते हैं, उसी मुहूर्त में संपूर्ण साप ताप पाप तीनों ध्वस्त हो जाता है। मतलब अगर एक शिविर हमने किया और हमको ध्यान, आपकी आवाज कट रही है भैया जी। आवाज नहीं आ रही भैया जी। हाँ भैया, वो कुछ इंटरनेट का इशू होगा, और मानव तो जो अभी है वो जीवन है, अभी शरीर ज्वाइन कर लेंगे। श्रवण भैया, क्या आप हमको सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज जी बीच में जी कट गई थी। जी, अब मेरी तो आवाज आ रही है? हाँ जी, अब आवाज आ रही है। हाँ जी। तो मैं जीवन हूँ, शरीर को चलाता हूँ, व्यापक में संपृक्त इकाइयां हैं, ठीक है। तो जीवन ही समझदार होता है, जीवन स्वयं को समझते हुए संपूर्ण अस्तित्व को समझ सकता है। ये सब चीजें स्पष्ट जिस समय हमको हो जाती हैं, अर्थात मुझे लक्ष्य का पता चल जाता है, तो मैं अपने आचरण को देख पाता हूँ कि मेरा आचरण इस क्षण अमानवीयतापूर्ण है, मेरे जो विचार है वो थोड़ा व्यवस्था के विरुद्ध है। उससे मैं पीड़ित नहीं होता, मैं उसको लेकर के उलझा हुआ हूँ, यार ये क्यों आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, ये परेशान कर रहा है, ऐसा। तो मैं उससे पीड़ित नहीं होता, मैं तनाव में नहीं आता, बल्कि मैं जानता हूँ कि जब तक मैं समझदार नहीं हो जाऊंगा तब तक ये आएगा ही आएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि उस क्षण में संपूर्ण साप ताप और पाप यानी जो अमानवीय कार्य है, इनसे मैं मुक्त हो जाता हूँ। मतलब ये ध्वस्त हो जाते हैं मेरे में। मैं ऐसा कर नहीं रहा हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे में अब उसको लेकर के अंदर से कोई ऐसा नहीं आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि उसको हम जस्टिफाई हो गया कि हम करेंगे ही करेंगे उसको। एक चीज स्पष्ट हो गया कि मेरी अध्ययन में अपूर्णता के कारण ये है, तो हमको क्या करना है, इसकी पीड़ा करने से नहीं होगा। इसकी पीड़ा अगर है भी तो अध्ययन से ही उसका समाधान, ये बात है इसमें। तो शिविर कर लेने से मेरा जागृति की दिशा में कदम नहीं बढ़ गया। मुझे ये जो अध्ययन की वस्तु है ये विकल्प रूप में स्वीकार हो गया, यही विकल्प है। ये अध्ययन पूर्वक हम समझदार हो सकते हैं, ये मुझे पच गया, मुझे स्वीकार हो गया। वो क्षण जागृति की तरफ पहला कदम है। मैं कदम बढ़ा दिया, अब अध्ययन करने भी लग गया। अध्ययन कब करने लग जाते हैं? जब हम इसको विकल्प स्वीकार लेते हैं। अगर ये विकल्प स्वीकार नहीं, हम कंपैरिजन के लिए केवल अध्ययन कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, उसको किया जाए, लेकिन स्पष्ट है कि अभी हमको ये विकल्प स्वीकार नहीं हुआ है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, जब स्वीकार होगा तब देखेंगे। लेकिन जिस क्षण ये विकल्प स्वीकार हो जाता है और हम इसके अध्ययन में लग जाते हैं, उस क्षण की बात कर रहे हैं कि वो जागृति की तरफ मेरा पहला कदम शुरू हो गया, बढ़ गया। जी, समय तो हो गया है राहुल भाई, भाई। जी भैया, 9:30 हो गए, तो आई थिंक इसको यहीं पे सभा को आज रोक सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं, और अगर कोई डाउट बाद में भी आते हैं तो ग्रुप में मैसेज लिख के आप छोड़ दीजिए। हम नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट संडे जब होगा तो मॉर्निंग में
हम वो पहले क्वेश्चंस को एड्रेस कर लेंगे, फिर आगे पठन शुरू जारी रखेंगे। ठीक है, सभी को नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते श्रवण भैया, थैंक यू। नमस्ते सभी को। नमस्ते सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। नमस्ते भैया। बाप रे। शारदा जाने